के ऊपर पढ़ने में जैसे वो मिलता है इंक्लूसिव सोसाइटी, वी हैव टू क्रिएट इंक्लूसिव इंक्लूसिव सोसाइटी। तो हम लोग बार-बार इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं। किसी जर्नलिस्ट ने, किसी थिंकर ने, किसी सोशियोलॉजिस्ट ने, एग्जैक्टली हमें नाम तो याद नहीं है, वो लिखने के दरमियान उसे जन्म दे दिया हो। तो एक हो गया, एक नया शब्द मुहावरा है इंक्लूसिव। आपने देखा कि अब जैसे सरकार ने एक स्लोगन दे दिया सबका साथ सबका विकास, तो दैट हैज बीन अ फ्रेज। वो एक मुहावरा बन जाता है, लोगों को आकर्षित करने लगता है। अब वो चाहे वास्तविकता हो या मिथक हो, लेकिन वो लोगों को आकर्षित करना शुरू कर देता है। जैसे आप देखते हैं सोशल जस्टिस, अब किसी ने इस शब्द को याद किया, सोशल जस्टिस और सोशल जस्टिस की जैसी बातें शुरू हो जाएंगी। उसी प्रकार से उस समय के चिंतक लिख रहे थे, वो अपने युग के लिए बड़े ही कह सकते हो कि प्रचंड मुहावरों को जन्म दे रहे थे। जैसे उन्होंने एक शब्द किया पैत्री, पैत्री कहते हैं मातृभूमि को, मातृभूमि हमारी पैत्री। दूसरा उन्होंने टर्म दिया जो फ्रेंच में था सिटियन, सिटियन कहते हैं सिटीजन, नागरिक। अब इससे पहले तो सब्जेक्ट जाना जाता था, राजा की प्रजा, लेकिन राजा की प्रजा के बजाय राजे का नागरिक शब्द, तो नागरिक शब्द तो अपने आप में बड़ा ही इनोवेटिव टर्म था। और दैट इज नोन एज यू कैन से कि वो एक बड़ा रेडिकल टर्म उस समय के लिए था। नागरिक मतलब है कि हम, नागरिक का मतलब है कि हमारे कुछ अधिकार हैं, हम कुछ इम्प्लाइड अधिकार हैं, उस अधिकार को कोई गवर्नमेंट को नहीं छूनी चाहिए। तो ये सब कुछ शब्द उन्होंने दिया। और लॉ, लॉ शब्द का भी, लॉ कानून, विधि शब्द का भी जन्म इन्हीं चिंतकों ने दिया। विधि मतलब उन्होंने विधि के समक्ष समानता की बात की, हम विधि के समक्ष सभी एक है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ जैसे विचारों को उन्होंने जन्म देना शुरू किया कि देखिए कोई संस्था को, किसी व्यक्ति को या सरकार को डोमिनेट नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक का शासन होना चाहिए तो रूल होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। तो इस तरह के जो शब्द और मुहावरे थे उन्होंने लोगों में एक प्रकार के आंदोलन की चेतना लाना शुरू कर दी। और तीसरा यह है, हाँ दूसरा यह है कि उन्होंने लोगों का ध्यान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की ओर आकर्षित किया। अब देखिए कई बार आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसके आर्टिकल्स पढ़ते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे इस बात पर हमारी निगाह क्यों नहीं गई, क्योंकि एक जो सामान्य नागरिक होता है, सामान्य लोग होते हैं, वो प्रबुद्ध नहीं होते। अगर मिस गवर्नेंस भी हो रहा हो, अगर हमारा शोषण भी हो रहा हो, अगर सिस्टम के द्वारा भी हम शोषित हो रहे हैं, तो कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जब एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो अपने निबंध लिखकर, लेख लिखकर, पुस्तकें लिखकर जनसामान्य का ध्यान आकर्षित करता है कि तुम शोषित हो रहे हो, तुम खड़े हो जाओ, देखो तुम्हारा राजनीतिक शोषण हो रहा है, देखो तुम्हारा आर्थिक शोषण हो रहा है, देखो तुम्हारा सामाजिक शोषण हो रहा है, वहां पर इंटेलेक्चुअल क्लास जो था, इंटेलिजेंसिया, उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी रेवोल्यूशन में। और यहाँ जो फ्रांसीसी चिंतक है, वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इन क्षेत्रों में जो शोषण हो रहा है, इस क्षेत्र में जो दुरावस्था है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। इसका तो प्रभाव और परिणाम मिलना ही, आप समझ सकते हो। और फिर तीसरा बिंदु यहाँ पर दिया है कि बुद्धिजीवियों ने क्लबों और कॉफी हाउस की बैठकों का क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के लिए उपयोग किया। अब देखो, वो और कॉफी हाउस, ये कॉन्सेप्ट फ्रांस की क्रांति के समय में है कि फ्रांसीसी सामाजिक जीवन का हिस्सा बने क्लब और सैलून में बैठ। विद्वान कॉफी कम पीते थे, बहुत ज्यादा करते थे। उस समय के जो ज्वलंत मुद्दे थे, उन ज्वलंत मुद्दों पर विचार कॉफी हाउसेस में, विचारों का आदान प्रदान होता था, आगे की तैयारी होती थी, सरकार की आलोचना होती थी, नियमों का प्रहार किया जाता था, एक तरह से जो गलत नियम है उनको निशाना बनाया जाता था। ये सब चीजें कॉफी हाउस की बहस की चर्चा थी। तुम यही देखो, ये सबसे आरंभिक सिविल सोसाइटी, आज तुम सिविल सोसाइटी की बात करते हो, जो आर्टिकल नेटिजन खड़े हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं नेट से जुड़े हुए हैं, और वह एक बहुत बड़े बड़े परिवर्तनों की बात कर रहे हैं, या जो कैंडल मार्च निकालते हैं किसी अत्याचार के अगेंस्ट में, उसी प्रकार से कॉफी हाउस के विद्वान उस समय की दुर्वस्था पर दृष्टिपात कर रहे थे और आपस में एक बहस करके एक पब्लिक ओपिनियन उभर रहा था फ्रांस में, जो क्रांति की बेहतर स्थिति तैयार करी। और चौथा है, क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने अपनी स्थिति को वैधता दिलाने के लिए अपनी सुविधानुसार दार्शनिकों के विचारों को उचित किया। अब देखो, जो विचारक जो होते हैं, वल्लभ भाई पटेल कुछ बोलकर चले गए, गांधी गए, अम्बेडकर के स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन आप बार बार एक चीज को देखोगे कि आज के जो नेतागण है, आपको कई बार आश्चर्य होगा, मतलब आई एम नॉट पर्सनलाइजिंग द थिंग, कि उन नेताओं के व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपको इतनी सूचनाएं होगी, और उनके राजनीतिक जीवन में जो जो मतलब लूपहोल्स हैं उससे भी आप अवगत होंगे। आपके मन में उनके प्रति सम्मान नहीं है, लेकिन जब वो किसी सभा में खड़े होते हैं, तो अम्बेडकर को, गांधी को, नेहरू के उनके स्टेटमेंट को बार बार कोट करके और अपने आप को थोड़ा पब्लिक की नजर में सबलाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या प्रयास है? वैधता दिलाने का प्रयास है। कई बार क्या होता है कि आप डर से कोई कदम नहीं उठाते हो, लेकिन उस पर गांधी बाबा के अहिंसा की अवधारणा का मुलम्मा चढ़ा के अपनी स्थिति को बचाने की कोशिश करते हो। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी किसी और की बात नहीं कर रहा। तो ये जो बात होती है, उसी प्रकार से कई बार क्या होता है कि विचारकों के विचार से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि दूसरे लोगों ने इस विचार के माध्यम से अपने आप को कैसे वैधता दिलाई। तो जो क्रांतिकारी हैं, जो बदलाव चाहते हैं, जिनको बदलाव उनके हक में है, तो वे अपने इस कदम को उचित करार देने के लिए, अपने इस कदम को वैध करार देने के लिए समय समय पर इन विचारकों को उचित कर रहे हैं कि वोल्टेयर महोदय ने ऐसा कहा है, रूसो महोदय ने ऐसा कहा है कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए। इस प्रकार के स्टेटमेंट देने से क्या होता है कि उनके उस कदम को वैधता मिल जाती है। तो कुल मिलाकर इन विचारकों का 4 योगदान मैंने बताया, चारों की परिस्थितियां आपने समझ ली कि चारों योगदान कैसे इंपॉर्टेंट है। तात्कालिक ये आपको मैंने एक फोटो दे दिया है, जो व्यवसाय के राजमहल के अंदर तुम देख रहे हो, स्टेट जनरल की बैठक होनी है, जो
स्टेट जनरल की बैठक जो पैलेस के अंदर है, कि स्टेट जनरल में सबके प्रतिनिधि बैठेंगे। अब बैठने का अरेंजमेंट कैसे होगा? एक होगा प्रथम स्टेट के प्रतिनिधि, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट होगी, द्वितीय स्टेट के प्रतिनिधि और तृतीय स्टेट में जो प्रतिनिधि होते थे, उनको यहाँ पर पहले आपको देखो कि इसमें आपको क्या सूचना दी गई कि सरकार के दिवालिया होने और आर्थिक संकट, तात्कालिक आर्थिक संकट को हल करने में लगातार असफल होने पर फ्रांसीसी सम्राट लुईस 16वां स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने के लिए बाध्य हो गया और फ्रांस में स्टेट जनरल की बैठक 175 वर्षों के बाद बुलाई जा रही। अब देखिए, एक मैंने आपको राजनीतिक कांड बताया था, दूसरा आर्थिक बताया था, तीसरा सामाजिक बताया, चौथा वैचारिक बताया, चौथा और ये पांचवा काम में आपको तात्कालिक बताया। इससे ज्यादा आपको कानून के बारे में जानने की। अब तात्कालिक कान क्रांति का कैसे बना कि मतलब स्थिति बड़ी खराब हो रही है। 14वें के खर्चीले युद्ध के कारण तो खजाना लगभग पहले ही खाली हो चुका। लुई 15वां आया, उसने 2 और युद्ध लड़ लिए, एक 7 वर्षीय युद्ध और दूसरा अमेरिकी क्रांति में हिस्सा ले लिया, तो रही सही इकोनॉमी की भी कचूमर निकल। अब लगभग जो मोनार्की है वो एक बहुत बड़े फाइनेंशियल डेफिसिट में जा रहा है और उसी समय लुई 16वां आ गया। अब लुई 16 के समय तो इकोनॉमी इतनी बदहाल हो गई कि मोनार्की कर्ज से आकंठ डूब गया। बताया जाता है कि सरकारी खजाने में या जो सरकारी ट्रेजरी है, गवर्नमेंट ट्रेजरी, उसमें 10 लाख लिब्रे का घाटा था। लिब्रे वो वहाँ के कॉइन्स को कहते हैं, 10 लाख लिब्रे से बहुत बड़ी रकम, इतने का घाटा। अब वो घाटा कैसे पूरा? तो एक के बाद एक वो फाइनेंस एक्सपर्ट को रखना शुरू किया। जैसे उसी क्रम तुर्गो आए, नेकर आए, कोलोन आए, एक के बाद एक आए, लेकिन कोई सर्वाइव नहीं कर सका क्योंकि जो मेजर्स वो अपनाने के लिए बोल रहे थे वह मेजर्स मोनार्की के लिए अपनाना संभव ही नहीं। वो कहते थे कि देखिए एक उपाय यही है कि आपको कर की राशि बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो उस समय 3 स्टेट थे जो मैं आपको बता चुका हूँ और कर एकमात्र थर्ड स्टेट ही दे रहा था। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट कर करारोपण से सुरक्षित थे। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि कर को बढ़ाना था तो कैसे वृद्धि करें। उसमें मुद्दा यह था, एक्सपर्ट्स का मानना था कि थर्ड स्टेट पर पहले ही जोर से ज़्यादा कर है और वो कर से जुड़ा हुआ है, उस पर आप अतिरिक्त कर लगाएंगे या कर बढ़ाएंगे तो उनमें असंतोष होगा, वो फिर विरोध पर उतर जाएंगे। तो उसमें अब थर्ड स्टेट में भी तो 2 एंटिटी है, थर्ड स्टेट में तो एकाश वर्ग नहीं है, एक रहे निम्न वर्ग, तो वास्तव में आर्थिक तंगी से परेशान चल रहा है, वो तो कर देने की स्थिति में है। मध्य वर्ग आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम है, वो कर देने की स्थिति में भी, लेकिन उसके लिए भावनात्मक मुद्दा है कि यार हम अकेला हम कर क्यों नहीं, और ये सब जो निकटू लोग बैठे हुए इन्होंने कर क्यों नहीं दिया। तो अब ये मुद्दा हो गया था कि देखो थर्ड स्टेज पर कर नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि निम्न वर्ग दे नहीं सकता, अब निम्न वर्ग देने की स्थिति में नहीं है, मध्य वर्ग दे रहा है। तो हुआ कि कुलीन वर्ग और चर्च वर्ग थोड़ा जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, सेकंड स्टेज प्रथम स्टेज, उन्हीं को कर देने के लिए कहा जाए, परंतु हु बिल्ड द कैट कौन उन्हें कहेगा। अंत में जो कोलोन आया फाइनेंशियल विशेषज्ञ, तो उनको कहा लुई 16वां ने कि जरा जाकर, क्योंकि एक्चुअली उसमें था क्या कि कुलीनों से वार्ता की जा सकती थी। वो उसमें पहले 2 काउंसिल थी, एक था तो कोर्ट में मतलब कुछ कुलीन ऐसे थे जो राजतंत्र के निकट थे, उस समय पर दरबार में उपस्थित होते थे, तो वैसे कुछ कुलीन थे तो उनसे वार्ता की जा सकती थी। परंतु उनसे वार्ता करना बहुत इफेक्टिव इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो कहीं ना कहीं राजतंत्र से निकटता रखते थे, तो उनके द्वारा जो मंतव्य दिया जाता या उनके द्वारा जो शर्तें स्वीकार की जाती, ये शर्त बाकी कुलीन तो मानते नहीं। तो कुलीनों से अगर आपको फायदा लेना है, कुछ करना है, तो आप बेहतर यही होगा कि आप सीधा काउंसिल ऑफ नोटेबल्स में बात करिए। दूसरी संस्था के मैं जानबूझ के उसको नोट नहीं करा, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट एक मैं स्टोरी के फॉर्म में बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में क्रोनोलॉजी बना रहे, अदरवाइज आपको कोई बहुत जरूरत नहीं। तो काउंसिल ऑफ नोटेबल्स में बात करी, तो काउंसिल ऑफ नोटेबल्स में कुछ कुलीन थे, उनकी संस्था थी, उसमें जाकर कुलीन ने बात की और कहा, तो जो कुलीन थे वो काफी विफल थे। उन्होंने कहा कि देखिए आपने हमारे पहले ही बहुत सारे पुराने विशेषाधिकार छीन चुके हैं, वही राजतंत्र मोनार्की में दबाया था कुलीन पर, और आप फिर हमारे नए विशेषाधिकारों पर चोट करने आए हो, हम इसमें कतई भी स्वीकार नहीं करेंगे। और ये विशेषाधिकारों को छीनना तो दूर रहा, आप हमारे कुछ उन पुराने विशेषाधिकारों को लौटा दो, क्योंकि हम ऐसा सहन नहीं करेंगे। अब बात दांव उल्टा पड़ गया, कोलोन अपना सम्मुख लेकर लौट गया, कोई तरीका नहीं था उन्हें संतुष्ट करने का। अब एक संस्था का नाम आता है जो आप लोगों को आश्चर्य पैदा करता है, इसका भी अपना एक अलग इतिहास है, यह है स्टेट जनरल। स्टेट जनरल, अभी स्टेट जनरल देखो फ्रांस में, स्टेट जनरल देखो फ्रांस में है। ब्रिटेन में एक दूसरी संस्था है, ब्रिटेन की जो संस्था है, इस ब्रिटेन की संस्था का नाम है पार्लियामेंट। ब्रिटेन की संस्था का नाम पार्लियामेंट है। मैं थोड़ा पैरेलल में आपको समझा देता हूँ ये क्या है। जैसे आपको याद है कि खासकर प्रबोधन के बाद राजतंत्र के समक्ष यह डिमांड हुआ, जैसे प्रबोधन है तो प्रबोधन के प्रभाव में तुम देखते हो जो मोनार्की है, राजतंत्र है, उनको एक तरह से मध्य वर्ग ने दबाव डाला। पहले कुछ कुलीन वर्ग भी हल्का फुल्का ढंग से इसके पक्ष में थे, लेकिन मुख्य रूप से मध्य वर्ग में भाई आपको एक संस्था विधानमंडल के सहयोग से काम करना है। विधानमंडल का मतलब क्या है कि इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि बैठे, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि बैठेंगे, और इसमें तो आपको देखते हो कि मध्य वर्ग में बड़ी चालाकी की थी, उसमें प्रॉपर्टी क्राइटेरिया डाल दिया था, मतलब इसके पास एक खास प्रॉपर्टी होगी वही वोटिंग कर सकता है। तो कुल मिलाकर जो विधानमंडल में वो बैठने का अधिकार किसे है, तो सिर्फ मध्य वर्ग को विधानमंडल में बैठने का अधिकार।
मतलब मध्य वर्ग का कुछ कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग को भी ले लो, मतलब निम्न वर्ग उसमें नहीं गया। तो मध्य वर्ग का न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो पावरफुल रहेगा। तो लेकिन देखो अब दूसरी बात है कि मध्य वर्ग जितनी शक्ति विधानमंडल की चाह रहा था कि वो राजतंत्र पर नियंत्रण करे, उतनी शक्ति तो विधानमंडल को नहीं दी गई। लेकिन प्रबोधन के प्रभाव में भी, और उससे पहले ब्रिटेन तो प्रबोधन से पहले, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के विकास का मैं आपको बता चुका हूँ, 1000 वर्षों का इतिहास है। यह कहानी ब्रिटेन में शुरू होती है, दैट स्टार्ट्स विद नॉर्मन इन्वेजन। जब ब्रिटेन में नॉर्मन इन्वेजन हुआ था, तो नॉर्मन इन्वेजन के बाद और तब धीरे धीरे एक खास जो कुलीन वर्ग नॉर्मन जो थे, उन्होंने वहाँ पर उन्होंने एक तरह से संविधानवाद को वहाँ पर प्रोत्साहन दिया था। और फिर नॉर्मन इन्वेजन के बाद फिर ब्रिगेंडी के ड्यूक थे जिन्होंने वहाँ पर हमला किया था। खैर वो सब मैं आपको नहीं ले जाना चाहूँगा। तो उसमें क्या हुआ कि एक संस्था, एक निकाय को स्वीकार किया। फिर एक नाम आपको मैंने बताया था शायद पहले, अमेरिकी क्रांति के मत आपसे चर्चा की होगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जहाँ तक मुझे ध्यान है। हमने ब्रिटिश मैग्ना कार्टा की चर्चा की। 1215 में किंग जॉन के सामने ब्रिटेन के कुछ कुलीनों ने, कुछ मध्य वर्ग के सदस्यों ने उनको नियंत्रण के लिए दिया कि आप हमारे मूलभूत अधिकारों को स्वीकृति दी, क्योंकि ब्रिटिश मैग्ना कार्टा बहुत ही प्रसिद्ध है। तो फिर मैग्ना कार्टा आपने देखा, ब्रिटिश मैग्ना कार्टा की बात आ जाती है। फिर उसके आगे अगर आप पढ़ते हो तो उसके आगे भी आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, और वह है ये पार्लियामेंट जिससे मोनार्की थी। मोनार्की ने अचानक ब्रिटेन में पावर नहीं किया। मोनार्की वहाँ ब्रिटेन में जो राजा है, हाँ सर, यहाँ पर राजा है, यहाँ भी, और राजा है यहाँ। यहाँ का किंग पावरफुल है, यहाँ का किंग भी पहले पावरफुल है, पावरफुल तरह से ट्यूडर वंश के शासक थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं किया। वहाँ का मोनार्क पार्लियामेंट को दबा नहीं सका, बल्कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट धीरे धीरे शक्ति बढ़ाता गया और ब्रिटिश मोनार्क अपनी शक्ति खोता गया। विशेषकर जब स्टुअर्ट वंश के समय जो टकराहट हुई 17वीं सेंचुरी में, तो एक शायद मैंने अमेरिकी क्रांति में बताया हुआ एक गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि जो मोनार्क जेम्स द्वितीय था, तो उसको गद्दी से एक तरह से निष्कासित करके पार्लियामेंट ने अपने नॉमिनी को शासक बना दिया था। उसके बाद से पार्लियामेंट की श्रेष्ठता स्थापित होने लगी थी। तो ब्रिटेन में देखो क्या हुआ मैं स्टूडेंट्स, कि धीरे धीरे मध्य वर्ग यहाँ धीरे धीरे शक्ति ग्रहण करता गया और मोनार्की अपनी शक्ति लूज करता गया, कुलीन भी अपनी शक्ति लूज करते गए। तो ब्रिटेन में बड़ा पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि वहाँ का मोनार्क, हाँ रजिस्ट वहाँ भी किया था, बल्कि मैं आपको बताऊँ कि स्टुअर्ट डायनेस्टी के टाइम में तो पार्लियामेंट और मोनार्की के बीच एक सिविल वॉर हो गया था। इट वॉज वेरी बिग थिंग एट दैट टाइम। लेकिन फिर भी ब्रिटेन में फिर भी यह रिलेटिवली पीसफुली और विद कम टर्बुलेंसी यह चीज ट्रांसफॉर्मेशन संभव हुआ। फ्रांस में आते हो तो फ्रांस का जो शासक था वह ऑटोक्रेटिक अपने को मानता था, निरंकुश शासक। अब देखो दोनों की स्थिति में अंतर आने की एक वजह भी है। मैं आपको मैप पर बताऊंगा कि जैसे फ्रांस है और यह ब्रिटेन है, और दोनों के बीच इंग्लिश चैनल। तो फ्रांस है वो मेन कॉन्टिनेंट में है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, और ब्रिटेन कॉन्टिनेंट से बाहर इंग्लिश चैनल के माध्यम से ब्रिटेन से कटा हुआ। तो ब्रिटेन का जो शासक होता था वो नौसेना को मजबूत करता था, परंतु उसकी आर्मी मजबूत नहीं थी। कारण क्या था कि ब्रिटेन को यूरोप की महाद्वीपीय राजनीति में ज्यादा रुचि नहीं होती थी। वो मुख्य रूप से ट्रेड एंड कॉमर्स में और वो अपने सामुद्रिक साम्राज्य की तरफ जा रहा था। तो इससे क्या होता है कि अगर ब्रिटिश के मोनार्क अगर अपनी सेना को मजबूत बनाने की कोशिश करते तो पार्लियामेंट उनको बाधा डालती कि आपको सेना क्यों चाहिए, आपको नौसेना चाहिए। और एक नौसेना कभी मोनार्क को ताकतवर नहीं बना सकता, क्योंकि नौसेना का इस्तेमाल आप विद्रोह को दबाने के लिए नहीं कर सकते। ठीक उसके विपरीत जो फ्रांस के शासक होते थे वो यूरोप की महाद्वीपीय राजनीति में हिस्सा लेते थे, वो अपने आप को बड़े पावरफुल ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करते थे। तो उनके पास एक सशक्त सेना होती थी, उस सेना का दोहरा उपयोग करते थे। उधर वॉर में तो उसका उपयोग किया ही, और उसी सेना की मदद से उनके देश में जो भी विद्रोह होता था उसको जो दबा डालते थे। इसी प्रकार से आप देखते हो कि ये ताकतवर हो गए और यह यहाँ का मोनार्क धीरे धीरे शक्ति होता गया और पार्लियामेंट की शक्ति बढ़ता गया। ये तो रहा पार्लियामेंट की कहानी। अब ये स्टेट जनरल का हास्य कुछ अच्छा नहीं हुआ। एक्चुअली फ्रांस का एक शासक था, उसका नाम था लुई 13वां। अब लुई भी आप समझ सकते हो कि कितने हुए हैं, 13वां है भी है, 14वां भी है, 15वां भी है, 16वां भी, 18वां भी, 18वां का समाप्त। तो लुई 13वां के समय इसका प्रधानमंत्री है रिश्लू, प्रधानमंत्री का नाम। और ये घटना है 1614 की, 1614। स्टेट जनरल की बैठक चल रही थी। तो हालांकि स्टेट जनरल को उतनी शक्ति तो नहीं थी जितनी विधानमंडल को शक्तिशाली होने के बाद प्रबोधन का विचार करता था, लेकिन जो भी शक्ति दी गई थी वह भी फ्रांस के शासक मोनार्क को ये शक्ति ये बात गवारा नहीं हो रही थी कि भाई इनको हम क्यों इनके सुझाव से शासन करें। तो 1614 में रिश्लू की ही पहल पर इस स्टेट जनरल को बैन कर दिया गया, फ्रांस में अपदस्थ कर दिया गया, टेम्पोररी अपदस्थ कर दिया गया, परमानेंटली अपदस्थ पड़े। 1614 के बाद इनका कोई सेशन नहीं हुआ और फ्रेंच मोनार्क बिना वहां के पार्लियामेंट स्टेट जनरल के शासन करता था ऑटोक्रेटिक ढंग से। अब जब लुई 16वां के सारे दांव फेल कर गए, कुलीन तैयार नहीं हुए कर देने के लिए, इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब हो गई, अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, तब 175 वर्षों के बाद, आफ्टर 175 ईयर्स, अब लुई 16वां ये घोषणा करता है स्टेट जनरल की बैठक बुलाओ। तो उसने स्टेट जनरल की बैठक बुलाओ की घोषणा की तो पूरी फ्रांस में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब जितने वर्ग हैं वो सब पीड़ित हैं और उनकी अपनी अपनी कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई। अब जो कुलीन है वो भी खुश हो रहे हैं, उनको लगता है 175 वर्ष पहले हमारे पास कितनी शक्ति हुआ करती थी, तो स्टेट जनरल के दिन थे, लेकिन उन शक्ति को तो मोनार्क ने छीन लिया, लुई 14वां ने बहुत कुछ। तो उनका यह मानना था कि अब अगर स्टेट जनरल की बैठक होगी तो हम अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त कर लेंगे। ये कुलीन सोच रहे हैं। मध्य वर्ग के प्रतिनिधि सोच रहे हैं कि एक कितने अच्छे दिन हमारे हुआ करते थे जब मोनार्की के सहयोग से, मोनार्की के द्वारा हमें संरक्षण दिया जाता था। वो याद कर रहा है वाणिज्यवाद का दिन, आपको याद है वाणिज्यवाद के टाइम में जो राजतंत्र और मध्य वर्ग के बीच का गठबंधन था, अब तो दोनों राइवल हो चुके थे। वो वही दिन याद कर रहा है, उस समय स्वयं मोनार्क हमारे हितों की रक्षा करता था, अब वो ऐसा नहीं करता। तो चलिए स्टेट जनरल की बैठक होने दीजिए, उसमें हम कुछ ऐसी संस्थाओं की स्थापना करवाने में सफल रहेंगे जिससे हमारे हितों की रक्षा।
उधर निम्न वर्ग है वो अलग वो उछल रहे हैं, उनको ये मानना है निम्न वर्ग के लोगों को कि अब यही मौका है, जो किसान है उनको लग रहा है कि हम सामंती कर से मुक्त हो जाएंगे और सामंतवाद समाप्त हो जाएगा। तो सबकी उम्मीद स्टेट जनरल की बैठक से है। अब स्टेट जनरल की बैठक हुई और वहीं से क्रांति का आरंभ। अब देखिए हुआ यह था कि जो स्टेट जनरल की बैठक से पहले भी उनके प्रतिनिधियों की संख्या कुछ इस तरह की थी कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट उनके प्रतिनिधियों की संख्या ऐसी थी कि स्टेट जनरल में जो कोई काम होता था वो मतदान से होता था। जो निर्णय होता था स्टेट जनरल में जो निर्णय होता था वो निर्णय होता था मतदान से। अब ये मतदान में पहले क्या था, 175 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ, 175 वर्ष पूर्व कि देखो 3 निकाय होते थे। ओके, तो उसमें एक होते थे प्रथम स्टेट, एक आप देखो प्रथम स्टेट है, ओके, और द्वितीय स्टेट, और ये था तृतीय स्टेट। अब देखो इस बीच तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या, प्रथम स्टेट में पादरी थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन थे और तृतीय स्टेट में जनसामान्य थे। इसमें मध्य वर्ग निम्न वर्ग दोनों थे, लेकिन चूंकि अब यह पैलेस के परिसर में इसकी मीटिंग होती थी तो निम्न वर्ग को वहां जाने की अनुमति नहीं थी, निम्न वर्ग वहां नहीं जा सकता। ओके, तो निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व ही करता था मध्य वर्ग तृतीय स्टेट, और बीच में सदस्य संख्या का कुछ हेरफेर हुआ था, कुछ कर सकते हो सफलिंग हुई थी। तो उसके अनुसार अभी वर्तमान में स्थिति ऐसी थी कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को मिलाकर जितने प्रतिनिधि थे उतने प्रतिनिधि अकेला तृतीय स्टेट में था। लेकिन 175 वर्ष पहले जो मतदान होता था उसका नियम ये होता था कि अलग अलग दोनों स्टेट में, अलग अलग तीनों स्टेट में वोटिंग होगी अलग अलग, और फिर तीनों स्टेट में जो स्टेट का बहुमत है, जो दो स्टेट का निर्णय होगा वही मान्य होगा। तो जिस समय 175 ईयर्स बैक जब इस तरह का मतदान था तो समझ सकते हो मध्य वर्ग कमजोर निकाय था, मध्य वर्ग का कोई उसमें अस्तित्व नहीं था, और निम्न वर्ग का तो अभी भी अस्तित्व नहीं। तो उस समय इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया और बड़ा वीकली सम्मिश्रित थर्ड स्टेट निर्णय दोनों स्टेट के निर्णय को स्वीकार कर लेता था, और जाहिर है कि महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट का निर्णय एक हो जाता और तृतीय स्टेट अलग थलग पड़ जाता। अब स्थिति बदल चुकी है, अब तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों का कहना है कि नहीं, तीनों के मेंबर को आप मिला दीजिए एंड देयर शुड बी द जॉइंट वोटिंग एंड द वोटिंग शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हेड काउंटिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, कि आप हेड काउंटिंग करिए और जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स है उसके निर्णय से तब इसका निर्णय होगा बहुमत का, आपका पहले वाली पद्धति नहीं चलेगी। ये मानना किसका है, तृतीय स्टेट का है। तो इस मुद्दे पर द्वितीय स्टेट और प्रथम स्टेट तैयार है। अब बात आती है मोनार्क लुईस 16वां के पास। अब लुईस 16वां के पास दो विकल्प है, एक विकल्प है कि वह तृतीय स्टेट के विद्रोह को जबरन दबा दे, कुचल दे। तो वह अगर लुईस 14वां रहता तो कर देता, क्योंकि उसके पास ताकत उतनी थी, उतना डिटर्मिनेशन था। लेकिन यह तृतीय स्टेट, ये लुईस 16वां के पास होता उतना विल पावर है, उतना स्ट्रेंथ है, वो नहीं कर सकता। दूसरा था कि द्वितीय स्टेट और प्रथम स्टेट को ही बदलने के लिए मजबूर करता, इनका तृतीय स्टेट का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ जाता और कहता चलिए नहीं, मिलजुल कर वोटिंग होने दे। तो उसमें होता क्या कि फिर तृतीय स्टेट पावरफुल हो जाता और उसका निर्णय रेडिकल होता, जो रेडिकल ने केवल द्वितीय स्टेट और प्रथम स्टेट के विशेषाधिकारों को समाप्त करता, बल्कि स्वयं मोनार्क के विशेषाधिकार को भी समाप्त कर देता, राजतंत्र। इसलिए राजतंत्र ठिठक रहा, और जब देखा कि अब बात नहीं बन रही है तो उसने करने से मना कर दिया। तो तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि उसी पर गुस्सा खाकर स्टेट जनरल का बहिष्कार करके सामने टेनिस कोर्ट की सभा है उसमें चले गए, और टेनिस कोर्ट में जाकर और तब उन्होंने निर्णय लिया, उसको कहते हैं टेनिस कोर्ट का ओथ, शपथ ली कि जब तक हम फ्रांस का नया संविधान नहीं बनाएंगे तब तक हम टेनिस कोर्ट से बाहर नहीं। और इधर मोनार्क ने देखा कि चलो अब तृतीय स्टेट, अब यहाँ तो जहाँ पर बैठक हो रही थी उसको उसने पहले से ही कार्डन ऑफ कर दिया, उसको बंद करवा दिया। अब बात बढ़ा गई टेनिस कोर्ट में, टेनिस कोर्ट में प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे। तो अब स्थिति यह थी कि भाई ये तो एक तरह से जिस समय ये सूचना फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों में मिली तो दो तरह के एलिमेंट्स यहाँ आने, और ये दो तरह के एलिमेंट्स आने और उसी रूप में क्रांति हुई। ओके, तो अब टेनिस कोर्ट में वो बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने आदेश दिया कि आप टेनिस कोर्ट को खाली कराओ, और इसके लिए आर्मी और पुलिस को डिप्यूट किया गया, आर्मी भी गई। अब समझ सकते हो कुछ 100 प्रतिनिधि, 600-700 प्रतिनिधि रहे होंगे इस कोर्ट में। एक्चुअली आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने उस टेनिस कोर्ट की जो सभा है उसमें थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि तो थे ही, कुछ प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो प्रगतिशील मेंबर थे, प्रोग्रेसिव मेंबर्स, वो भी जाकर उसमें मिल गए थे। तो कुछ 100 या आप कह सकते हो 700-800 या 1000 लोगों की भीड़ हुई, उसे खाली करा देना सामान्य सी बात। लेकिन तभी घटना क्या हुई, टेनिस कोर्ट में जो घटित हुआ वो जंगल के आग की तरफ फैली। और उस समय पेरिस में दस्तकार, उसको कहते हैं पेरिस के दस्तकार, दस्तकार का मतलब हुआ कारीगर, कारीगर मतलब मिस्त्री, आप समझते हो, आर्टिजन्स। तो पेरिस के दस्तकार वो एक्टिव हो गए, और फ्रांस के दूर दराज क्षेत्र से किसान जो काफी उत्साहित हुए, वो सामंती कर और राजकीय कर से पीड़ित थे, तो उन्हें एक नया अवसर मिल गया इस झंझावात से निकलने का। तो बताया जाता है कि दूर दराज क्षेत्रों से फ्रांस के किसान जो फ्रांस के राष्ट्रीय गीत बना मार्सलेज वो गाते हुए पेरिस की तरफ चलते, और फिर पेरिस, फ्रांस के किसान और जो पेरिस के दस्तकार हैं, इन दोनों को मिलाकर एक टर्म का प्रयोग होता है, पेरिस की भीड़। पेरिस की भीड़, इसको मॉब ऑफ पेरिस कहते हैं। अब मॉब ऑफ पेरिस सिंबलाइज करता है कॉमन पीपल के मूवमेंट को,
इस तरह का मॉब आपको अमेरिकी क्रांति के मध्य देखने को नहीं मिला था। हालांकि अमेरिकी क्रांति के मध्य भी कुछ ऐसे मिस्त्री थे, कुछ निम्न वर्ग के लोग थे, कुछ भूखे लोग थे, कुछ गरीब लोग थे। उन लोगों ने क्रांति के मध्य उन लोगों ने भी अपने आक्रोश दिखाए थे। और विशेषकर बोस्टन जो अमेरिका में जगह है, वहाँ पर उन्होंने दंगे छेड़ दिए थे। तो वहाँ पर बोस्टन में कुछ गोली चलने की घटना हो गई थी। तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसके द्वारा उसमें कुछ लोग मारे गए थे, निम्न वर्ग के लोग। उसके बाद जो मध्य वर्ग का नेतृत्व है उसमें वो बहुत सतर्क हो गया था, क्योंकि मध्य वर्ग नहीं चाहता है कि निम्न वर्ग बहुत अनकंट्रोल हो। तो मध्य वर्ग के प्रतिनिधि आगे बढ़कर निम्न वर्ग के आंदोलन को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। और निम्न वर्ग जो अमेरिकी निम्न वर्ग के लोग थे, वो क्रांति के मध्य आर्थिक और सामाजिक समानता की मांग करने लगे थे। तो उनको बड़ी चालाकी से अमेरिकी मध्यवर्गीय नेतृत्व ने उसे राजनीतिक स्वतंत्रता या स्वतंत्रता आंदोलन के लक्ष्य से जोड़ दिया। तो ये मध्य वर्ग का हित था, निम्न वर्ग का हित तो वो नहीं था। तो इस तरह से अमेरिकी क्रांति के मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास लीडरशिप ने, मध्य वर्गीय नेतृत्व ने बड़ी सफलतापूर्वक सोशल इंजीनियरिंग कर ली। मतलब बड़ी सफलतापूर्वक उन्होंने सामाजिक संरचना को अपने पक्ष में मोड़ दिया। लेकिन फ्रांस की क्रांति में नहीं होने वाला है। अब जो पेरिस की भीड़ आई उसने क्रांति को बचा लिया, नहीं तो आर्मी में तो पहले उनको खाली करा लिया होता। आगे आपको दिलचस्प घटना 1848 में मिलेगी। जब दोनों को आप दोनों घटनाओं की तुलना करोगे तो उनकी तुलना करने पर आपको पेरिस की भीड़ की अहमियत स्वयं पता चल जाएगी। जैसे 1848 में क्रांति हुई तो प्रशा एक जगह थी। तो वहाँ पर प्रशा में एक जगह था, प्रशा नहीं, जर्मनी में एक जगह था, उसका नाम है फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट में मध्य वर्ग के प्रतिनिधि ने उसी टेनिस कोर्ट सभा की तरह आकर बैठ गए और बोले हम नए संविधान बनाएंगे, हम राजतंत्र की शक्ति को सीमित करेंगे। तो वो बैठ तो गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि प्रशा के शासक ने आर्मी भेज दी। तो आर्मी आई वहाँ फ्रैंकफर्ट में और उसने वहाँ से लोगों को पीट पीट के भगा दिया। उनकी क्रांति वहीं समाप्त हो गई। तो उसी फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट की तरह अगर यहाँ भी पेरिस में भी अगर उसी प्रकार से टेनिस कोर्ट से भगा दिया गया होता मध्यवर्गीय प्रतिनिधि को, तो क्रांति तो उसी समय मर जाती। क्रांति को किसने बचाया? निम्न वर्ग ने बचाया। तो अगर निम्न वर्ग ने क्रांति को बचाया तो अब निम्न वर्ग को भी तो लेकर मध्य वर्ग को चलना पड़ेगा। मध्य वर्ग की मजबूरी है कि निम्न वर्ग को साथ लेकर चले। अब आगे जो कॉम्प्लिकेशन आने वाला है उस कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्प्लिकेशन है, एंजॉय इट। और उसमें आपको बदलता हुआ वर्गीय समीकरण समझने का भी मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि क्रांति तो शुरू हो गई, लेकिन आगे आपको क्रांति का प्रभाव, क्रांति का महत्व अथवा क्रांति की विरासत जो समझनी है, तो एक लंबी यात्रा करने के बाद भी आप समझेंगे। और फ्रांस की क्रांति ऐसा नहीं कि हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो आपके फ्रांस की क्रांति से संबंधित मुद्दा समाप्त हो जाएगा। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद जो आगे भी टॉपिक आएगी वो टॉपिक का सूत्र कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ रहेगा। आपको मैंने पहले ही बताया कि वर्टिकल स्टडी के साइमल्टेनियसली जब तक आप हॉरिजॉन्टल स्टडी नहीं करोगे, क्षैतिज रूप से एक दूसरे को नहीं जोड़ोगे, तब तक क्वेश्चन पर फिर कॉन्फिडेंस आने में दिक्कत होती है। तो मैं बड़ी आसानी से बताता हूँ। पहले ऑप्शनल वाले रूट को मत अपनाना, आपको दोनों काम करने हैं। एक तो आपको पुख्ता नॉलेज भी चाहिए, दूसरा आपको ऑप्शनल पेपर के दबाव से भी बचना है। तो यहाँ पर क्रांति का विकास तो मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्रांति का विकास मैं नहीं समझा पाया तो मैं शायद क्रांति का महत्व, क्रांति की विरासत या आगे की चीजों में आपको वह ज्ञान नहीं हो पाएगा जो मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ। तो मैं आपको एक साधारण से बता देता हूँ, हेडिंग देता हूँ, क्रांति की प्रगति, क्रांति की प्रगति एवं विविध चरण। विविध चरण अब तो कोई बड़ी लंबी यात्रा इसकी होगी। इसका मानकर आप चलिए 1789 से आप चाहें तो 1814 भी कर दें अथवा 15 भी कर दें, क्योंकि नेपोलियन तो सत्ता से हट गया 1814 में ही। तो आप 14 भी कर सकते हैं, 1815 भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, विविध चरण है। तो पहला चरण आपको आएगा प्रथम चरण। तो प्रथम चरण ये कम टाइम का है, ये 1789 से लेके 92 का है। इसको कहते हो आप संवैधानिक राजतंत्र का चरण, संवैधानिक राजतंत्र का चरण। ओके, अब इस चरण में क्या प्रगति होगी वह तुम्हें अपने दृष्टिपथ पर रखना है। और दूसरा चरण आएगा, द्वितीय चरण आएगा, इसको कहते हैं 1792 टू 93, 94। और इसके लिए आप नाम दे सकते हो उग्र गणतंत्रवाद का चरण। उग्र गणतंत्रवाद का चरण। फिर आपका तृतीय चरण आता है। इस तृतीय चरण को आप टाइम पीरियड दे दो 1794 से 99। और इसके लिए नाम दे दो उदार गणतंत्रवाद का चरण। उदार गणतंत्रवाद का चरण। ये आपका उदार गणतंत्रवाद का चरण हो गया। अब नेक्स्ट वन जो आपका चरण आता है, उदार गणतंत्रवाद का चरण, तो टाइम पे देख लें, प्रजातंत्र की आड़ में तानाशाही, चाहे प्रजातंत्र के नाम पर तानाशाही, नाम पर तानाशाही,
प्रजातंत्र के नाम पर तानाशाही एवं प्रजातंत्र के नाम पर तानाशाही एवं साम्राज्यवाद का चलन। साम्राज्यवाद का चलन ये स्टार्ट आपका 1799 से होता है और ये चला जाता है 1814 तक या 15 भी ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट और प्रैक्टिकल रिक्वेस्ट करूंगा। वैसे मैंने आपको जो स्टडी मटेरियल दिया उसमें बहुत उसमें सारी चीज़ें दी हुई आप उसको पढ़ोगे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आप तथ्यों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस मत रहो। आपको मुख्य रूप से इसमें चेंज देखना है। जब क्रांति का आरंभ हुआ तो क्रांति का क्या मूड है, उस समय क्या क्या परिवर्तन हो पाए। प्रथम चरण में प्रथम चरण का परिवर्तन देखो, फिर जब द्वितीय चरण में क्रांति पहुंचती है तब उसका परिवर्तन क्या है, फिर जब तृतीय चरण में क्रांति पहुंचती है तब क्या रुख है, जब चतुर्थ चरण में क्रांति पहुंचती है तब क्रांति का स्वरूप क्या होता है, और जब 1815 में जब हम छोड़ेंगे इस क्रांति को तब तक क्रांति क्या हासिल करेगी, और 1815 ऑनवर्ड्स अब क्या होगा यूरोप का, और फिर क्या 1815 में क्रांति समाप्त हो जाएगी या क्रांति आगे भी चलती रहेगी। इन तमाम बातों पर थोड़ी हम लोग को प्रिसाइज रहना है। ज़्यादा इसमें आपको घटनाक्रम तथ्यों को संचय पर आप ध्यान मत दो, आपको चेंजेस को समझो। अब देखो यहाँ पर हम बात बताते हैं। एक मुद्दा आया कि क्रांति फ्रांस में ही घटित क्यों हुई। अब इसमें जो लिखा हुआ है उसको तो पढ़ लो आप, लेकिन आप अपने मन में यह दिखा देना कि क्योंकि अगर आपको कुछ ना मिले तो आप यह बता देना कि यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों के जो शासक थे वे अधिकांश क्षेत्रों के शासक थे या यूरोप के कतिपय शासक ने, अनेक शासकों ने प्रबुद्ध विचारों को अपना लिया और पूरे राजतंत्र की कोटि में चले गए। लेकिन फ्रांस के शासक जिनकी शक्ति और प्रतिष्ठा तो कम हो चुकी थी, परंतु वे अभी भी अपने निरंकुश राजतंत्र या निरंकुश शासन व्यवस्था को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक पहलू तुम इसे ले लेना। दूसरा तुम यह बताना कि फ्रांस में जो मध्यवर्ग था, अब देखो यूरोप में सबसे सशक्त मध्यवर्ग ब्रिटेन का मध्यवर्ग था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने तो वहाँ पर चालाकी दिखाई ना। ब्रिटिश सरकार ने क्वीनवर्ग और मध्यवर्ग के हितों में क्रमिक रूप में सामंजस्य लाकर क्रांति की स्थिति को टाल दिया। लेकिन यहाँ फ्रांस में देखिए, फ्रांस में क्या है, फ्रांस में एक शासक अपनी निरंकुशता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कुलीन वर्ग की अपनी हठधर्मिता है, और सरकार कोई कंसेशन मध्य वर्ग को देने के लिए तैयार नहीं है। और ब्रिटेन के बाद कहीं अगर दूसरी जगह का मध्य वर्ग ज्यादा सशक्त है वो है फ्रांस का मध्य वर्ग। इस तरह की डायकोटोमी और विरोधाभास कितने समय तक चलता था। आज नो और कल तो विस्फोट होने ही वाला था और विस्फोट हुआ। तो ये चीज भी आपको याद रहेगी, आप उसको लिख डालो। वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि फ्रांसीसी मध्य वर्ग यूरोप के अन्य देशों में रहने वाले अपने समकक्षों से इस बात से पृथक था कि एक तरफ उसकी आर्थिक स्थिति कहीं बेहतर थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी सामाजिक स्थिति थर्ड स्टेट के लोगों के समकक्ष थी। दूसरा, फ्रांस में लगभग सभी वर्गों का सरकार से मोह भंग हो चुका था। एक तो फ्रांस में देखो कुलीन वर्ग है, उसकी भी सरकार से सिंपैथी नहीं है। वो स्टेट जनरल में वो भी अपना घात लगाकर बैठा है कि सरकार पर दबाव डालकर वो सभी रियायत हमको ले लेना है। कुलीन वर्ग के अपने कैलकुलेशन है, वो भी तो बहुत ईमानदार नहीं है, आप देख रहे हो। मध्य वर्ग तो चिढ़ा हुआ बैठा है। तो यहाँ पर ये स्थिति है फ्रांस में, जो क्रांति फ्रांस में घटित हो गई। क्रांति के विभिन्न चरण में जो मैंने अभी आपको बोर्ड पर लिखकर दिखाया है, उसमें आपको यहाँ पर प्रथम चरण संवैधानिक राजतंत्र का चरण है, सर वर्गीय समीकरण क्या है। क्रांति के चरण में नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथ में था, लेकिन निम्न वर्गीय सक्रिय था। अब आपको यहीं पर समझना है एक चीज, आप याद करिए। प्रबोधन मध्यवर्गीय विचारधारा थी, है और थी बात बराबर है। तो आपने वहां क्या देखा कि मध्य वर्ग की आकांक्षा क्या है। क्या मध्य वर्ग प्रजातंत्र चाहता है। प्रबोधन के विचार में आपको प्रजातंत्र का तत्व मिला, नहीं मिला ना। क्यों? क्योंकि मध्य वर्ग को डर है कि अगर वन मैन वन वोट हो जाएगा तो फिर निम्न वर्ग का न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसकी संख्या ज्यादा है, तो सत्ता मध्य वर्ग के हाथों से निकलकर निम्न वर्ग के हाथों में चली जाए। ओके, तो मध्य वर्ग ऐसा नहीं चाहता है कि सत्ता हमारे हाथों से निकल जाए, तो इसलिए वो संवैधानिक राजतंत्र की बात करता है। वही प्रबोधन वाले विचारक है, मध्य वर्ग के विचारक वही तो ये भी ये चाहते हैं। इनका कहना है सरकार जनता की भी होना चाहिए, परंतु जनता के द्वारा। अब सवाल यह है कि निम्न वर्ग अब उस क्रांति में शामिल हो चुका है, पेरिस की भीड़। मध्य वर्ग की मजबूरी यह है कि वहां पर राजतंत्र है, कुलीन वर्ग है, और राजतंत्र और कुलीन वर्ग के बीच गठबंधन का भी खतरा है। उसको लग रहा है राजतंत्र और कुलीन वर्ग की संयुक्त शक्ति, हम तो ठहरे कमजोर, हमें तो दबा देंगे, और टेनिस कोर्ट में उनको दबा भी दिया जाता। निम्न वर्ग ने उन्हें बचा लिया। अब निम्न वर्ग को तो अपनी मेहनताना चाहिए, उनको तो पारिश्रमिक चाहिए। उनका पारिश्रमिक क्या है कि उनका स्वतंत्रता का, उनकी जो स्वतंत्रता की अवधारणा है, जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, वो मध्य वर्ग से कहीं ज्यादा है। मध्य वर्ग के लिए स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता है, और निम्न वर्ग के लिए स्वतंत्रता का मतलब आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी। आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता से मतलब है, आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है, धनी मानी लोग हैं उनसे आर्थिक संसाधन छीनकर आप हमें दो, जमींदारों से सामंतों से उनकी भूमि छीनकर हमें दो। शिल्पकार भी कहेंगे हमारी इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, धनी मानी वर्ग से आर्थिक संपत्ति लेकर निर्धनों में बांटना चाहिए। सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब है सभी सामाजिक विशेषाधिकार समाप्त होकर सबको बराबर पर कर दीजिए। अब जो ये आर्थिक स्वतंत्रता की घात लगाए बैठे हैं, वो तो मध्य वर्ग को मंजूर नहीं हुआ, चूंकि प्रॉपर्टी क्लास है, और प्रॉपर्टी क्लास का उग्र क्रांति नहीं चाहता है, आप समझ रहे हैं। तो अब एक पेचीदी स्थिति आ रही है। यहाँ पर आपको नीचे दिया हुआ है कि कुलीन वर्ग का उद्देश्य पुराने विशेषाधिकारों को पुनः प्राप्त करना है, सबके अपने वर्ग संघर्ष है। कुलीन वर्ग का उद्देश्य है कि हम पुराने विशेषाधिकारों को प्राप्त करने, मध्य वर्ग का उद्देश्य सीमित राजतंत्र की स्थापना करना, और निम्न वर्ग का उद्देश्य फ्रांस में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करना। अब मध्य वर्ग की चालाकी है कि निम्न वर्ग को लीड करना है।
और वो निम्न वर्ग को अपना इंटेंशन नहीं भांपने देता है कि वो कहाँ जाकर रुकने वाला है। तो मध्य वर्ग यहाँ दोहरी चाल चल रहा है। वो अभी लीड करेगा 1790 से लेकर 1789 से 92 तक, और वह निम्न वर्गीय आंदोलन को नियंत्रित रखेगा। ये आंदोलन ज़्यादा उग्र ना हो और ज़्यादा परिवर्तन ना हो। तो 1789 और 92 के बीच आप आगे देखिए, जो परिवर्तन आप देखेंगे वह परिवर्तन मध्य वर्ग की आकांक्षा के अनुकूल है। इसमें देखो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या होने वाली। एक तो सामंतवाद का उन्मूलन हो गया। सामंतवाद आप सामंतवाद क्या है तो मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं कि एक राजनीतिक शक्ति के रूप में सामंतों का पतन तो पहले ही हो चुका था। एक राजनीतिक शक्ति के रूप में तो राजतंत्र सामंत को पहले ही दबा चुका था। अब यहाँ पर जो सामंतवाद का खात्मा हो रहा है, वो सामंतवाद का खात्मा एक आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के रूप में हो रहा है। मतलब कि जो आर्थिक सामाजिक विशेषाधिकार वो समाप्त होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि अब ये टेनिस कोर्ट में ही बैठे हुए हैं थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि, और उन्होंने अपने आप को 17 जून 1789 को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। तो नेशनल असेंबली, आपको ध्यान रखना कि आप आगे कंफ्यूज मत करना, क्योंकि क्रोनोलॉजी बना रहना चाहिए। अब इसमें कंफ्यूज इसलिए नहीं करना है। टेनिस कोर्ट सभा, टेनिस कोर्ट सभा मतलब वो जो तृतीय स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वह टेनिस कोर्ट सभा में बैठे हैं। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि, ये तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि कहां बैठे हुए हैं? टेनिस कोर्ट सभा में बैठे हैं। अब यहाँ जो टेनिस कोर्ट सभा है, तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इनके अब दो पक्ष उभर कर आए। एक एरो है जिसको तुम देखोगे, इनका दो कार्य है, मतलब ये दो दायित्व को पूरा करेंगे। एक तो ये अपने आप को राष्ट्रीय सभा कहते हैं, नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा के रूप में डालेंगे, और राष्ट्रीय सभा के रूप में यही सरकार का संचालन करेंगे। यानी सरकार को गाइडलाइन नहीं देंगे, मोनार्की रहेगा, ये मोनार्की को हटाएंगे नहीं। आप जानते हो कि मध्य वर्ग राजतंत्र को समाप्त नहीं करना चाहता, वो संवैधानिक राजतंत्र बनाकर रखना चाहता है। तो लुई 16वां बना हुआ है, परंतु अब लुई 16वां के पास वो शक्ति नहीं रहती, स्वतंत्र राजतंत्र की शक्ति। अब लुई 16वां को राष्ट्रीय सभा के डिक्टेशन पर काम करना है। और दूसरा यहाँ पर आपका आता है, ये राष्ट्रीय सभा है जिसमें सरकार का संचालन हो रहा है। राष्ट्रीय सभा के समानांतर ये आपका बनता है संविधान सभा। अब ये संविधान सभा का मतलब है कि वो जो टेनिस कोर्ट सभा है वो एक साथ दोहरी भूमिका निभा रही है। यह राष्ट्रीय सभा के रूप में सरकार का संचालन भी कर रही है, उसने अपने आप को आर्बिट्रेरी नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि हम फ्रांस के प्रतिनिधि हैं। एक तरह से वो संसद के रूप में कार्य कर रही है। दूसरा, वो संविधान सभा का भी, संविधान निर्माण के लिए भी काम कर रही है, और सी वर्किंग एज ए संविधान सभा, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रूप में इसका काम हो रहा है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि दोहरी भूमिका निभा रही है। अब दोहरी भूमिका में मैंने आपको बताया कि महत्वपूर्ण घटनाओं में यही राष्ट्रीय सभा है, या टेनिस कोर्ट सभा जो राष्ट्रीय सभा बन चुकी है, उसने सामंतवाद के अंत की घोषणा 4 अगस्त 1789 को नए फ्रांस में पुराने फ्रांस की जगह ली। सामंतवाद का अंत हो गया, लेकिन निजी संपत्ति को संरक्षित किया गया। यानी निजी संपत्ति को, देखो यहाँ पर मैं ये मानना चाहता हूँ, आपको हर एक घोषणा में मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे मध्यवर्गीय प्रभाव बना हुआ है, और जो भी चेंज हुआ है कोई रेडिकल चेंज नहीं हुआ है। जैसे पहले हुआ सामंतवाद की समाप्ति, तो जाहिर है कि किसानों का दबाव बहुत ज़्यादा था, और राष्ट्रीय सभा, क्योंकि पेरिस की भीड़ को थोड़ा खुश तो करना पड़ेगा, तो फ्रांस की